नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है बेटा, वेलोसिटी पार्टिकल का दे दिया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड ये रिलेशन दे दिया है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ। तो v इक्वल टू क्या दे दिया है, अल्फा रूट एक्स। ठीक है, और अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव दिया है ये तो पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज। नेगेटिव अब इसमें पॉसिबल नहीं है यार। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो ऑलवेज किधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इसमें पॉसिबल नहीं है, तो राइट साइड ही जा रहा है ऑलवेज। अल्फा पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, बोला क्या, एज्यूम करना है आपको टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल जो है ऑरिजिन पे। तो चलो ये और भी अच्छा दे दिया, टी इक्वल टू जीरो पे बोला यहीं से स्टार्ट किया एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो तुम देखो यहाँ पे बता सकते हो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो और एक्स जीरो पे वी जीरो हो जाएगा। मतलब इनिशियली स्पीड भी पता चल गया पार्टिकल का कि यू जीरो से स्टार्ट किया। अब सोचो कोई पार्टिकल यू जीरो से स्टार्ट किया तो बिना एक्सेलेरेशन का तो पॉसिबल है नहीं है। मतलब एक्सेलेरेशन तुम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो किधर होगा, राइट साइड। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या पूछा है। बोला है क्या बेटा, टाइम डिपेंडेंस बताना है, मतलब बी टी इक्वेशन निकालना है और ए टी इक्वेशन निकालना है। तो ये तो सिंपल है। अच्छा, इसमें वेक्टर से हमको डील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, वन डी डायरेक्शन है, इवन डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम देख सकते हो एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते तो वी भी क्या करेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके। एक तो सबसे शॉर्टकट तरीका अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पहले आप चेक कर लो कि v और x का क्या रिलेशन है। सबसे शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये तो देख कांस्टेंट है, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ऐसा कब होता है सोचो। तुम देखो फॉर्मूला लिखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू है। इसमें अगर u जीरो हो जाए बेटा, जो कि है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एस। और ऐसा कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसका मतलब ये पता चला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये, क्योंकि वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना। तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कब होता है, जब ये कांस्टेंट होता है, तभी होता है। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब फटाफट तुम लिख दो। तुम ए निकाल सकते हो यहाँ से, देख कंपेयर करके ए निकाल लो। देख कंपेयर करोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू टू हो जाएगा, सिंपल। तो तुम बोल सकते हो ए इक्वल टू सिंपली अल्फा स्क्वायर बाई टू। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो टाइम से क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए टी इक्वेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या कर सकते, टी है ही। अगर बी टी इक्वेशन निकालना है तो तुम सिंपली अब लगा लो, अगर ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है तो ये वाला भी इक्वेशन वेरीफाई होगा यार। सिंपल है, इंटीग्रेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये देख लीजिए जीरो हो गया तो v इक्वल टू क्या हो गया, ए की वैल्यू तो तुम्हें पता है अल्फा स्क्वायर बाई टू इंटू टी रख ले, तो ये आ गया सिंपल। तो ये आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गए। या अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहते तो फिर इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है, और कोई रास्ता नहीं। इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस से कैसे करते हैं बेटा, अल्फा इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं। अब v को हम लोग लिखने का तरीका क्या, एक्स टी इक्वेशन पहले निकालना पड़ेगा हमेशा। जब भी बीच वाला सिचुएशन दिया तो पहले क्या कर ले, एक्स टी इक्वेशन निकाल ले। एक्स टी इक्वेशन निकालने से क्या होगा कि एक्स टी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो वी टी इक्वेशन आ जाएगा, फिर वी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए टी आ जाएगा। तो जब भी इस तरह से पूछे ना टाइम का रिलेशन, तो हमेशा पहले एक्स टी का रिलेशन निकालो। तो एक्स टी का रिलेशन कैसे निकालोगे, वी इक्वल टू लिख लो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से आ जाएगा सिंपल। एक वेरिएबल को एक साथ कर लो, तो एक्स वाला एक साथ कर लिया, बाकी को अलग कर लिया, टाइम को अलग कर लिया। ये कांस्टेंट कहीं भी रखो, या तो इधर रखो या तो इधर रखो। कांस्टेंट बोलता है मैं सबका हूँ। ठीक है, इनिशियली ऑरिजिन जीरो दे दिया बेटा, टी इक्वल टू जीरो पे, एंड मान लिया कि एक्स लोकेशन पे टी इक्वल टू टी पे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो ये सिंपली हो गया एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर एक जोड़ते हैं और ये वाला पूरा उठा के नीचे रख देते हैं। ये पूरा कितना होगा, वन माइनस वन बाई टू का मतलब वन बाई टू। तो ये टू ऊपर चला गया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, टू रूट एक्स आ जाएगा। देखो वन माइनस वन बाई टू तो रूट एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन टू रूट एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे, जीरो से एक्स।
तो 0 से x रखोगे तो वही आएगा, तो मैं नहीं रखा है ना, मतलब फाइनली सॉल्व करने के बाद यही आएगा। ठीक है, ये हो गया। दैट इज इक्वल टू अल्फा डी टी का टी हो जाएगा, तो ये टी सिंपली लिखो। अब दोनों साइड स्क्वायर कर ले, ये आ गया कितना 4x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 × टी स्क्वायर। एक्स टी पूछा नहीं था लेकिन एक्स टी की रिक्वायरमेंट थी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर ले तो वी टी आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर लिया तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। तो ये हो गया 2 दूना 4, तो देख लो अल्फा स्क्वायर बाई 2 × टी, जो कि आप पहले ही निकाल चुके थे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। फिर से बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट हो गया, और टी का डिफ्रेंशिएशन बन, तो देख ये आप ऑलरेडी निकाल चुके। तो यही थोड़ा आप दिमाग लगाते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो खैर मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से बता दिया। अब आपको बताना है क्या, मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताना है, एवरेज ओवर द टाइम, है ना, तो टाइम के साथ, है ना। तो मीन वेलोसिटी आपको बताना, और फर्स्ट एस मीटर कवर करने में जो होगा, ठीक है, तो मीन वेलोसिटी कितना होगा। तो कैसे निकालोगे यहाँ पे मीन वेलोसिटी, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं, एक तो इंटरवल में दिया रहता है कांस्टेंट स्पीड की, ये v1 से चला, ये v2 से चला, है ना, फिर ये v3 से चला, ऐसे तो तुम इंटरवल में करके कर लेते हो। एक तो वो होता है, एक क्या होता है कंटिन्यूसली ये स्पीड बढ़ता ही जा रहा है। तुम देखो ना यहाँ पे क्या होगा, वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट से कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, तो कौन सा इंटरवल लोगे तुम। तो अब यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो होता था क्या, कुछ इंटरवल तक कांस्टेंट देता था, तो तुम फार्मूला भी याद रखते थे कि एवरेज स्पीड जो होगा वो टाइम एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2, है ना, 3 टर्म आ गया तो v1 प्लस v2 प्लस v3/2, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, है ना, मतलब टाइम एवरेज स्पीड का मतलब टाइम इंटरवल इक्वल लेके करते थे तब फार्मूला आता था, डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब डिस्टेंस इक्वल लेके किया तब जो फार्मूला है, तो वहाँ चल जाता था, क्योंकि एक इंटरवल के दौरान क्या रहता था स्पीड कौन, मगर यहाँ तो स्पीड कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ना। तो टाइम एवरेज स्पीड का मतलब सुनना, तुम्हें dt टाइम का एक छोटा सा इंटरवल लेना है, हर एक dt टाइम, टाइम इंटरवल स्पीड का मतलब ये होता है तुम जो भी इंटरवल ले रहे हो वो dt इंटरवल ले रहे हो, और ये dt जो होगा बहुत ही छोटा होगा। इस dt टाइम में बेटा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो सर अगर स्पीड भी होगा किसी इंस्टेंट पे, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट इज इक्वल टू v dt करेगा। और एवरेज स्पीड तुम्हें पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया v dt, टोटल टाइम कितना बेटा dt, लेकिन ये टोटल नहीं है, इसको इंटीग्रेट करोगे तब टोटल होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा इंटीग्रेट कर लो तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम तो पूरा इंटीग्रेट कर लो तो ये होता है, ये फार्मूला रट जाओ, है ना। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज टाइम स्पीड कितना होता है इंटीग्रेशन v dt बाई dt, और यही तुम एवरेज डिस्टेंस निकालोगे ना, तो ये जो इंटरवल मैं dt का लिया हूँ ना, ये तुम्हें ds लेना है, मतलब इक्वल डिस्टेंस। अब ds क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्पीड कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या लेते थे s, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होता था, तो ये ध्यान देना। तो ds। तो अब अगर तुम्हें एवरेज डिस्टेंस स्पीड निकालना है तो अब सोचो यहाँ पे क्या है, आ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देख लो स्पीड तो कितना हो गया v हो गया ना, स्पीड v हो गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ v ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, यहाँ पे करते कैसे हैं रियलिटी में, तो एक तो समय, एक तो ds तुम लिखोगे क्या, ds इक्वल टू क्या लिखोगे v dt, ऐसे लिखोगे ना, और dt को क्या लिखोगे ds अपॉन v, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। तो dt को ds अपॉन v करोगे ना तो v ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब मेनली अगर रफ वर्क किया जाए यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज ds बाय टोटल टाइम इज dt करोगे, बट dt की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ds अपॉन v, और ये फाइनली इंटीग्रेट कर लिया। तो बस सिंपल सा ध्यान रखो कि टाइम में क्या आता है dt बाई dt आता है, एवरेज टाइम स्पीड पूछे तो, और एवरेज डिस्टेंस स्पीड पूछे तो
तो डी एस बाई डी एस आता है। और देख लो डी एस से डी एस कैंसिल आउट, तो यूनिट आ सकता है। कैंसिल आउट करेंगे नहीं, मतलब डायमेंशनली हम लोग चेक कर रहे हैं। तो सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं। तब तो बहुत ही आसान हो गया है ना। अब वी एवरेज क्या हो गया बेटा, हमें तो ये वाला करना है, इंटीग्रेशन वी डी टी। वी डी टी का मतलब वी का रिलेशन टाइम वाला रखना है तुमको। और टाइम वाला रिलेशन कौन सा है, ये तो डिस्टेंस वाला रिलेशन है, ये तो मैं नहीं रखूंगा। टाइम वाला रिलेशन अभी अभी आपने निकाला है, अल्फा स्क्वायर बाई टू इंटू टी है ना, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो वी का रिलेशन मैं क्या रख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर टू टी, और ये हो गया डी टी, और नीचे भी हो गया डी टी। बस सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लिया। टाइम एवरेज ही पूछा ना, एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स ओवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लो, टी स्क्वायर का जीरो से टी तक मैं कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि एस डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, तो जीरो से टी तक। तो ये कितना आ जाएगा यार, टी स्क्वायर बाई टू, फाइनली टी स्क्वायर बाई टू। लिमिट रखोगे तो जीरो से टी तो वही आ जाएगा सॉल्व करके, नीचे में टी आ जाएगा। ठीक है, एक टी से एक टी गया, टी आ गया अल्फा स्क्वायर टी अपॉन फोर, एवरेज स्पीड इतना है। तो मगर यहाँ तो एस के टर्म में बोला है, तो टी की वैल्यू रखना पड़ेगा यार, टी की वैल्यू एस के टर्म में रखना पड़ेगा। तो टी की वैल्यू एस के टर्म में कैसे रखोगे, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है ना, तो हाफ ए की जगह पे कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बाई टू, या यहाँ से रख लो ना, यहाँ से तो इक्वेशन निकाल ही चुका है ना, कहाँ से ये वाला। टी की जगह पे कितना आ जाएगा, एस के टर्म में, टी की जगह यहाँ रख लो, टी की जगह आ जाएगा टू रूट एस अपॉन अल्फा। ठीक है, एक्स की जगह एस रख लिया, टू रूट एस अपॉन अल्फा। तो यहाँ कर लिया अल्फा स्क्वायर बाई फोर इंटू टू रूट एस अपॉन अल्फा, एक अल्फा गया, दो दूना चार, तो ये आ गया कितना, अल्फा रूट एस बाई टू। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या है। ये तो खैर सही है, ये भी सही है, अल्फा रूट एस बाई टू, अल्फा रूट एस बाई टू। तो ये हो गया। आप ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन भी डी एस बाई इंटीग्रेशन डी एस निकालो, डिस्टेंस एवरेज पे, ये बिल्कुल अलग आएगा, है ना, इससे अलग आएगा। एस के टर्म में ही आप निकालो, एस के टर्म में तो निकाल, ये तो निकालोगे तो एस के टर्म में ही डायरेक्ट आएगा, ये निकालोगे तो डायरेक्ट टी के टर्म में आएगा, और फिर टी को फिर इंटरचेंज कर सकते हो किसी के टर्म में। तुम देखना मैच करना, दोनों अलग अलग आएगा, और अलग आना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। और तो कुछ पूछा नहीं था, नहीं पूछा, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये।